नमस्कार। आज मैं पुनः एक बार फिर से झारखंड सीरीज में सीएनटी एक्ट का जो आगे का जो वीडियो है उसके साथ में उपस्थित हूँ। कल जैसे मैंने इसके एक समान परिचय का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था, आज हम उससे आगे की बात करेंगे और इससे आगे भी जो सीएनटी एक्ट से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। आप सभी से अलग अलग सेक्शंस जो धाराएँ हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट अर्थात छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम के, उनके विषय में भी चर्चा करूँ। लेकिन आज दूसरे वीडियो में हम इस खास पोर्शन को देखेंगे और यहाँ से अधिकतर प्रश्न आप सभी को परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें देखने को मिलेंगे। जो कल और आज का जो वीडियो, अगर ये दो वीडियो आप देख लें तो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न जो हैं, जो आगामी जो परीक्षा आयोजित होने वाली है या जो पूर्व में जो परीक्षाएँ हुए हैं वहाँ पे आप लोगों को आसानी से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम देखें सीएनटी एक्ट में ज़मीन का प्रकार। जैसे आप देख सकते हैं ये सेंटेंस, अगर आप देखें, आप गौर से इस चीज़ को ही अगर आप देखें, सीएनटी एक्ट जो है उसमें ज़मीन का क्या प्रकार था उसके बारे में, और इसके अलावा भी कौन से प्रमंडल में लागू है, कौन से ज़िले में लागू है और क्या इसका संवैधानिक प्रावधान हुआ, इस विषय पे भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो सीएनटी एक्ट में जो ज़मीन का प्रकार है वो 5 प्रकार के ज़मीन है। पहला है खुटकट्टी, जो मुंडाओं की भूमि थी, जो मुंडा थे उनकी भूमि को खुटकट्टी कहा गया। दूसरा है भुईहरी, जो उरांव जो जनजाति थे उनकी जो भूमि हुई उनको भुईहरी कही गई। राजहंस, राजहंस वो भूमि थी जो राजाओं की भूमि थी या राजाओं के जो कब्जे में जो भूमि थी उसे राजहंस कहा गया। अगर इसके आगे हम देखें मझियस या मझियर, कहीं कहीं मझियर और कहीं कहीं मझियस लिखा हुआ रहता है, जो जमींदारों की जो भूमि थी उसे मझियस या फिर मझियर कहा गया। अगर इसके आगे हम देखें कोड़कर भूमि, तो कोड़कर भूमि जो गैर आदिवासियों की भूमि थी, जिसे सदान भूमि भी कहा गया। कहीं कहीं आपसे प्रश्न गैर आदिवासी की भूमि भी कर सकता है या पूछ सकता है और कहीं कहीं सदानों की भूमि भी आपसे पूछ सकता है। तो जो कोड़कर जो भूमि थी वो गैर आदिवासियों की भूमि थी और गैर आदिवासी जो थे वो झारखंड में सदान कहलाए। तो अगर इससे आगे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ आप देखें एक नोट जो दिया हुआ है, नोट में दिक्कू एक प्रकार का कर था। आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि दिक्कू क्या था। एक प्रकार का कर था, जमीन कर था या दूसरे चीज़ के लिए कर था, या एक प्रकार का नृत्य है या लोक नृत्य है या फिर कोई सामाजिक शब्द है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि दिक्कू एक प्रकार का कर था जो सीएनटी एक्ट के अधीन लिया जाता था। खुटकट्टी व्यवस्था सामूहिक रूप से लगान देने की व्यवस्था थी, और जो खुटकट्टी व्यवस्था जो थी वो सामूहिक रूप से लगान देने की एक व्यवस्था थी। इसके आगे अगर हम देखें, सीएनटी एक्ट की जनजातियों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सीएनटी एक्ट को जनजातियों का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीएनटी एक्ट के अधीन ही क्या हुई, जनजातियों की भूमि को बचाने का प्रयास किया गया। अर्थात जो जनजातियों की भूमि को जो सुरक्षित रखने का जो प्रयास किया गया वो सीएनटी एक्ट के अधीन किया ही शुरू हुआ। क्योंकि क्या हो रहा था कि जो आदिवासी मूल निवासी थे, जो जनजातियों की जो भूमि थी उसे दूसरे लोग आसानी से ले लेते थे और उनको ना सही दर मिलता था या फिर छीन लेते थे, ना ही उनको वैसी सुविधाएं मिलती थी जैसे अन्य लोगों को मिलती थी। तो इसलिए इस एक्ट को प्रभावी बनाया गया, इस कानून को प्रभावी बनाया गया और इसी कारण से इसे जनजातियों का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। अगर आगे की लाइन देखें, इसका क्या उद्देश्य था, आदिवासी जनजातियों की भूमि पर अवैध खरीद बिक्री को रोकना था। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य, देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो आदिवासी जनजाति जो थे उनकी भूमि पर अवैध खरीद बिक्री, जो इलीगल सेल परचेज जो होता था उसको रोकना ही इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य था। और अगर अब हम आगे बात करें कहाँ लागू है ये सीएनटी एक्ट, जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, ये कहाँ लागू है। तो सीएनटी एक्ट जो 1908 जो 1908 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जो है, ये झारखंड के संपूर्ण हिस्से में लागू, ध्यान से देखना है, लागू नहीं होता है। इस शब्द का आप ध्यान दें, प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि सीएनटी एक्ट झारखंड के संपूर्ण हिस्से में लागू आपको दे दिया नहीं। अगर आपने इस शब्द को अगर आपने गौर से नहीं पढ़ा तो यहाँ आपसे चूक हो सकती है, यहाँ गलती होती है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। सीएनटी एक्ट जो ये झारखंड के 4 प्रमंडल में लागू है, जबकि झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है और 24 जिले हैं, जिसमें ये सिर्फ 18 जिले में ही लागू होती है और बाकी जो 6 जिले और 1 प्रमंडल जो बचता है, जो 1 प्रमंडल के अधीन जो 6 जिले आते हैं, वहाँ पे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू होता है। अगर आप गौर से देखें कि इस एक्ट अधिनियम को झारखंड के 4 प्रमंडल, आप गौर से देखें, आप इस चीज़ को याद कर लें, 4 प्रमंडल
और 18 जिलों में ही इस अधिनियम को लागू किया गया। अब कौन कौन से प्रमंडल हैं तो आप गौर से देखें। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल ये आपका एक हो गया, दूसरा आपका आता है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और तीसरा आपका आता है पलामू प्रमंडल, और चौथा जो आपका है वो कोल्हान प्रमंडल। तो 4 प्रमंडल के आप नाम याद कर लें, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान। अगर हम आगे जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जो जिलों की संख्या है सीएनटी एक्ट के अधीन वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। तो इसमें कुल 7 जिले हैं, जिसमें हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, चतरा, रामगढ़ और बोकारो। एक चीज़ मैं और बता दूं, रामगढ़ झारखंड का सबसे नया बनने वाला जिला है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। कोडरमा जो जिला है इसकी सीमा बिहार को स्पर्श करती है, ये भी चीज़ आप याद रखें। ये हजारीबाग में झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड है। आप ये मैं अलग से कुछ जो पॉइंट्स आप सभी को बता रहा हूँ याद करने के लिए, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। इसके आगे अगर आप देखें, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 5 जिले शामिल हैं, जिसमें रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और खूंटी। खूंटी झारखंड का 23वां जिला है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। खूंटी 23वां और रामगढ़ 24वां जिला है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले और उत्तरी छोटा नागपुर में कुल 7 जिले। अगर मैं पलामू प्रमंडल की बात करूं, पलामू प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं, जिसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार शामिल है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कोल्हान प्रमंडल जो है, कोल्हान प्रमंडल में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिले शामिल हैं। तो अगर आप देखें गौर से तो आप आसानी से इस चीज़ को याद कर सकते हैं, और कुल 18 जिलों के नाम भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप जोड़ें तो उत्तरी छोटा नागपुर में कुल 7 जिले, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले, 3 जिले आपके पलामू प्रमंडल के और 3 जिले आपके कोल्हान प्रमंडल के। तो 7, 5, 12, 3, 15 और 3, 18 जिले। तो सीएनटी एक्ट जो है वो इन 18 जिलों में लागू होता है। इसके अलावा और बात करूं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्पेशल नोट में 2 जो बिंदु जो जोड़े गए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सीएनटी एक्ट संथाल परगना प्रमंडल में लागू नहीं है। तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि झारखंड के कुल 18 जिले और 4 प्रमंडल में ही सीएनटी एक्ट लागू होता है, और एक प्रमंडल जो बचता है झारखंड का, वहां पे आपका एसपीटी अर्थात संथाल परगना लागू होता है। जो देवघर दुमका वाले जो क्षेत्र है वहां पे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट होता है। सीएनटी एक्ट को 66वां संविधान संशोधन के बाद संशोधन के 9वीं सूची, संशोधन के बाद 9वीं जो सूची बनी उसमें जोड़ा गया, 9वीं सूची में इसको शामिल किया गया। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है वो संविधान का जो 66वां संशोधन हुआ जो संविधान में, उसके तहत कहाँ पे 9वीं सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 66वां संविधान संशोधन में सीएनटी एक्ट को 9वीं सूची में शामिल किया गया। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार जरूर दें, ताकि मैं और भी बेहतर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।